मैथ तो पीटेड में नहीं आएगी, वो तो सीईटी के लिए करेंगे अपने, और बाकी एग्जाम की तैयारी भी तो करनी है, तो साथ में उसमें काम आएगी। कल अपने वर्ग कर लिया था कंप्लीट, और आज जो है वर्गमूल स्टार्ट करेंगे। हेडिंग डाल लीजिए वर्गमूल। संख्या x का वर्गमूल कैसे निकालेंगे? संख्या कोई मान लीजिए x है, उसका अगर वर्गमूल निकालना है तो वो रूट x होगा या x की पावर हाफ। रूट का मतलब 1/2 होते हैं, तो x की पावर हाफ। किसी भी संख्या के दो वर्गमूल होते हैं। दो कौन कौन से? एक तो धनात्मक वर्गमूल, और एक होता है ऋणात्मक वर्गमूल। धनात्मक और ऋणात्मक कैसे होते हैं वो बात करेंगे। एक बार इसका लिखिए। नोट कर लिया। धनात्मक और ऋणात्मक के समय देखना, मान लीजिए मेरे पास एक संख्या है 36 जिसका मुझे वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल इसका निकालेंगे तो सीधा अपने कैसे करते हैं, रूट 36 अगर अपने को दिया हो तो अपने लिखते हैं +-6, ये लिखते हैं। मतलब एक धनात्मक और ऋणात्मक होता कैसे है, इधर से अपने जब इसका रूट हटाएंगे तो उधर जाकर स्क्वायर लगेगा, जब पावर दूसरी साइड जाती है तो उल्टी हो जाती है, मतलब 1/2 का 2 हो जाएगा, तो x² बराबर 36 है। ये 36 जो है उधर लेके जाओ लेफ्ट हैंड साइड में, बराबर बचेगा 0। ये a² - b² के फॉर्मूले से खोल सकते हैं। कैसे? जैसे मैं इसको लिख दूं x² - 6² बराबर 0। 6 का स्क्वायर होता है 36, तो 6² लिख सकता हूं इसको। तो a² - b² होता है a + b × a - b। यहां से अपने पास दो मान मिलेंगे, या तो x + 6 बराबर 0 होगा या x - 6 बराबर 0 होगा। यहां से मिलेगा x - 6, यहां से मिलेगा x बराबर 6। एक बार रिपीट कर देता हूं, थोड़ा ध्यान देना इधर। अपने किसी भी संख्या के दो वर्गमूल कैसे होते हैं इस पर बात कर रहे हैं। जैसे अपने 36 का वर्गमूल निकालें तो 36 की पावर 1/2 इसको लिख सकते हैं। जब 1/2 पावर को हल करेंगे तो पावर दूसरी साइड जा करके हमेशा उल्टी हो जाती है, तो यहाँ 1/2 है तो उल्टी होकर उधर 2 हो जाएगी और इधर से पावर हट जाएगी। x² बराबर 36, 36 उधर जाकर के माइनस का हो गया। फिर इस 36 को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, और a² - b² जो होता है वो होता है a + b a - b। ये फॉर्मूला पढ़ा है कभी जीवन में, है ना? तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं x + 6 x - 6। कोई भी दो संख्याएं जब गुणा में हो और उनका उत्तर 0 मिल रहा हो अपने को गुणा करने पर, तो 0 तभी मिलेगा जब पहली 0 हो या दूसरी 0 हो या दोनों 0 हो। तो मैंने ये किया, या तो x + 6 बराबर 0 है या x - 6 बराबर 0 है। यहां से मिला x का मान, प्लस का 6 इधर आकर के -6 मिला x का मान, या माइनस का 6 इधर आकर के प्लस का 6 x का मान मिला। तो मतलब इस प्रकार कोई भी संख्या के दो वर्गमूल होते हैं,
एक प्लस और एक माइनस वाला, धनात्मक और ऋणात्मक, नोट कर लीजिए। समझ में आया या रिपीट करूं? हाँ जी, रिपीट करना है। वैसे ज्यादा तनाव नहीं लेना इसका, क्योंकि कोई काम में नहीं आएगा, लेकिन ये बताया है कि धनात्मक और ऋणात्मक वर्गमूल जो है कैसे होते हैं। बाकी रिपीट कर दूंगा, एक बार नोट कर लीजिए। नोट कर लिया क्या? रिपीट कर देता हूं, सुन लेना। अपने बात करते हैं कि किसी भी संख्या के दो वर्गमूल कैसे होते हैं इस पर। तो जैसे 36 का वर्गमूल निकालना है मुझे, तो निकाला कैसे? 36 की पावर 1/2, मतलब वर्गमूल को 1/2 पावर के रूप में लिखते हैं, वो मैंने लिखा। फिर उसके बाद में जब मैं इस पावर को हटाऊंगा, हटाने का तरीका क्या है वो डिटेल में बता देता हूं। मैं दोनों तरफ वर्ग कर रहा हूं, ठीक है। इधर वर्ग किया और इधर भी वर्ग किया। यहां 1/2 तो पावर पड़ी है, ऊपर वर्ग कर दिया, तो क्या बना? 36 की पावर 1/2 गुणा में 2, इस 2 से 2 कट जाएगा, मतलब 36 बचा सीधा। 36 की पावर 1 मतलब सीधा 36, और यही मैंने लिखा है x स्क्वायर बराबर 36, ठीक है। उसके बाद में आगे क्या किया? ये 36 जो इसको 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 6 का स्क्वायर ही तो होता है 36, तो ये लिख दिया। उसके बाद में यहाँ पर केवल फॉर्मूला लगाया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता क्या है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। और जब दो संख्याएं गुणा में हो और उनका उत्तर हमें बराबर में 0 मिल रहा है, इसका मतलब होता है कि या तो पहली संख्या 0 है या दूसरी संख्या 0 है या दोनों 0। क्योंकि कोई भी संख्या है, जैसे मान लीजिए 5 और 6, मैं गुणा करूंगा तो क्या मिलेगा? 30 मिलेगा। पर क्या 0 उत्तर मिलेगा? 0 तभी मिलेगा दोनों में से, या तो ये वाली 0, 0 इंटू 6 करूं तो 0 आएगा, या 5 इंटू 0 करूं यानी इधर वाली संख्या 0 करूं, या दोनों 0, तभी 0 उत्तर मिलेगा। मतलब ये दोनों संख्याएं गुणा में तभी 0 उत्तर देगी जब या तो पहली 0 हो या दूसरी 0 या दोनों 0 हो। तो मैंने यही किया आगे कि या तो x प्लस 6 0 है या x माइनस 6 बराबर 0 है। तो यहां से अपने उत्तर मिला x बराबर -6, प्लस का 6 इधर आकर के माइनस का 6 हो गया, और यहां से अपने को माइनस का 6 इधर आकर के प्लस का 6 हो गया। अब समझ में आई क्या बात है? आगे बढ़े, फिर लिखो आगे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। देखना, जैसे मुझे 16 जो है इसका वर्गमूल चाहिए, तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करूंगा। अभाज्य गुणनखंड करने का तरीका क्या है वो देख लीजिए। सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या का भाग देना है।
अगर उसका नहीं जाए तो फिर उससे बड़ी वाली संख्या पर बढ़ना है। तो यहाँ पर 16 में 2 का भाग चला जाएगा, 1 का भाग किसी में नहीं देना, शुरुआत 2 से करनी है। तो 2 का भाग जाएगा तो 8 2 16 होते हैं, 8 पर जाएगा। उसके बाद में फिर 8 में 2 का जाएगा तो 4 2 8 है। फिर 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा तो 2 2 4, और फिर 2 का जाएगा तो 1। इन अभाज्य गुणनखंड को अपने किस प्रकार लिख सकते हैं? 4 2 बार आए हैं, मतलब 2 है जो 4 बार आए हैं, तो इनको इस प्रकार गुणा में लिख लेंगे। अब इनके दो दो के जोड़े बना लेंगे, एक जोड़े में से एक लेना है, दूसरे जोड़े में से दूसरा लेना है, दोनों का गुणा हो गया 4। मतलब 16 का जो वर्गमूल है वो कितना होगा? समझ में आ गई बात? नोट कर लो फिर। वर्गमूल को रूट से लिखते हैं, इसलिए ऊपर नोट लगा दिया। नोट कर लिया क्या? ₹1764 का देखिए एक एग्जाम्पल और समझिए। 1764 अपने पास। 1764 में सबसे पहले मुझे बताओ, क्या 2 का भाग जाएगा क्या? पूरा पूरा जाएगा ना, क्योंकि 1764 सम संख्या और सम संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो 8 2 16, 8 2 16, 2 2 4। फिर 8 से 10 में 2 का जाएगा क्या? तो 2 का जाएगा, 4 2 8, 4 2 8, 2 1 2। क्या इसमें 2 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा, क्योंकि ये एक विषम संख्या। क्या 3 का जाएगा क्या? 3 का भाज्यता का नियम क्या होता है? अंकों के योग में 3 का भाग जाएगा तो पूरी संख्या मिल जाएगा। मतलब 4 + 4 + 1 करेंगे कितना है? 9। 4 4 8 और 1 9, और 9 में 3 का भाग जा रहा है, मतलब इसमें भी 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। भाज्यता का नियम दिखा दूंगा आपको। तो इसमें 3 का भाग जाएगा, तो 3 एकम 3, 4 3 12, 7 3 21। क्या इसमें 3 का जाएगा क्या? अंकों का योग 12 हो रहा है तो जाएगा। 4 3 12 और 9 3 27। क्या इसमें 3 का जाएगा? नहीं जाएगा। 4 का, अच्छा 4 का भी जाएगा नहीं, क्योंकि जब 2 का नहीं जा रहा तो 4 का भी नहीं जाएगा। 5 का, 5 का उसी में भाग जाता है जिसके अंत में 5 लिखा हो या 0 लिखा हो। 6 का, 6 का भी नहीं जाएगा। 7 का, 7 का भाग जाएगा, तो 7 7 49। फिर 7 का जाएगा एक बार। तो रूट ऑफ 1764 कितना आएगा? 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 7 गुणा में 7। दो दो के जोड़े बाहर निकाल दो एक एक करके। तो 2 निकला बाहर, यहां से 3, यहां से 7, तो कितना है इसका मान? 3 2 6, 7 का 42। 42 आंसर आ जाएगा। समझ में आई क्या बात? इधर आपका नाम क्या है? रवि, अभी समझ में आ रहा है क्या विराज? ठीक है, अगर समझ में ना आए तो पूछ लेना, ठीक है? हाँ, ये मन में मत लाना कि कोई भी नहीं पूछ रहा तो मैं क्यों ना क्यों पूछने अकेला, है ना?
आगे बढ़े क्या? एक प्रश्न लिखना। क्या 882 एक क्या 882 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? बता सकते हो क्या? नहीं है क्या? कैसे पता चला? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन यहां पर अपने को गुणनखंड से चेक करना है, ठीक है? तो 882 के गुणनखंड करो, जल्दी बताओ कितने कितने आएंगे, कौन कौन से गुणा होंगे इसके? गुणनखंड बताओ जल्दी, है वजह गुणनखंड। आप पकड़ गए मतलब पढ़ते हो फिर आगे ना, या मुझे गलत फहमी है? तो देखना 882 के गुणनखंड करेंगे, सबसे पहले 2 का भाग जाएगा क्या? 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा, 4 2 8, 4 2 8, 1 2 2। आगे जाएगा फिर 3 का, 3 एकम 3, फिर 4 3 12, और फिर 7 21, फिर किसका लगेगा? 3 का, 4 3 12, 9 27, फिर 7 का जाएगा, फिर 7 का जाएगा। तो 882 का रूट करके देखो, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, 7 तो बार निकल जाएगा, 3 बार निकल जाएगा, लेकिन 2 बार निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा ना, इसलिए 2 1 2 की कमी है ना यहाँ पर, तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर आज ये गुणनखंड करने वगैरह भाग वगैरह समझ में आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे क्या? भाग आता है क्या? भाग करना। अच्छा, तो दो ये वाले समझ में नहीं है मेरे हिसाब से ना, आपने गुणनखंड किए नहीं थे इसलिए मैं पूछ रहा हूं। ये दोबारा बताऊंगा, बता देता हूं। देखो 882 के गुणनखंड करने हैं अपने, सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या का भाग लेंगे, तो अपने 2 से शुरू करेंगे, 2 का भाग लेंगे इसमें, तो बताओ 482 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? भाग तो आता है या नहीं आता? भाग कैसे देते हैं? 4 2 8 ऐसे देते हैं, फिर 8 उतारते हैं, फिर 4 2 8, फिर 2 2 एकम 2। ये बताया था मास्टर ने बचपन में, है ना? मजाक कर रहा हूं, सीरियस मत लेना, लेकिन भाग ऐसे होता है ना। फिर आगे 3 का जाएगा, 2 का जाएगा नहीं, क्यों नहीं जाएगा 2 का? क्योंकि 2 का भाग केवल सम संख्या में जाता है, लेकिन ये विषम संख्या है, अंत में 1 3 5 7 9 हो, वो संख्याएं विषम संख्याएं होती है। फिर इसमें देंगे तो 3 एकम 3, फिर आगे 1 केरी इधर आएगा, जैसे 441 में भाग देंगे तो 4 तिये 12, 2 1 9 तिया सॉरी 7 तिया 21। समझ में आई बात है? तो ये आएगा 147। फिर 3 का देंगे तो कितने बढ़ जाएगा? 4 तिये 12, 9 तिया 27, फिर 7 का देंगे 7 7 49, फिर 7 का 7 एकम 7। समझ में आ गई बात? तो इस प्रकार गुणनखंड करने हैं। अगर कहीं भी समझ में ना आए तो पूछ लेना, लेकिन चुपचाप नहीं बैठे रहना है। ये नोट कर लिया था ना? आगे लिखो फिर, रूट ऑफ 2,13,444। बताओ इसका उत्तर कितना आएगा?
आपको समझ में आ रहे हैं क्या ये गुणनखंड करने? थोड़े बहुत आ रहे हैं, मतलब समझ में तो आ रहा है, चल क्या रहा है कहानी है ना, समझ में आना जरूरी है। अगर समझ में ना आए तो पूछ लेना, थोड़ा बहुत हो सकता है भाग वगैरह में प्रॉब्लम, लेकिन प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए उसे। हाँ भाई, कितना उत्तर आया? कितना आया क्या उत्तर? नहीं आया? कोई बात नहीं, करेंगे अपने। जहां भी कैलकुलेशन वगैरह कुछ भी समझ में ना आए तुरंत पूछ लेना चाहिए। चलो इधर देखो, नहीं हुआ क्या? हाँ भाई, क्या संभावना है, शारदा होगा कि नहीं होगा? पीछे चंद्रकांता, चंद्रकला ना। फिर देखो इधर, नहीं हुआ तो सबसे पहले 2 का भाग देंगे, तो देखो इधर 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, फिर 1 में नहीं जाएगा, 0 गया, फिर 6 दुए 12, फिर 7 दुए 14, 2 दुए 4, 2 दुए 4। ठीक है, या भाग कंप्लीट बेजोड़ करना है? नहीं है। 5 दुए 10, 3 दुए 6, फिर 3 दुए 6, 6 दुए 12, 2 एकम 2। क्या इसमें 2 का जाएगा क्या? इसमें 2 का नहीं जाएगा क्योंकि विषम संख्या है, तो 3 का जाएगा। अंकों का जोड़ करके देखो, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 6 17 और 18, 18 में 3 का जाता है, मतलब 3 का भाग जाएगा। तो 3 एकम 3, फिर 2 और 3 23, मतलब 7 या 21, फिर 2 3 7 या 21, फिर 2 6 8 या 24, 2 1 7 या 21। क्या इसमें 3 का जाएगा? बिल्कुल इसमें भी 3 का जाएगा। जैसे 7 और 7 14 और 7 21 और 1 22 और 8 30 और 30 में जाता है, तो इसमें भी 3 का भाग जाएगा। तो भाग दिए, 5 दिए 15, 2 7 9 दिया 27, 3 दिए 6, 9 दिया 27। क्या इसमें जाएगा क्या? इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, क्यों नहीं जाएगा? देखो 9 और 9 18, 18 और 5 23, 23 और 2 25, 25 में 3 का भाग नहीं जाता, तो इसमें भी नहीं जाएगा। उसके बाद में 4 का भी नहीं जाएगा, क्योंकि जिसमें 2 का भाग नहीं जाता उसमें 4 का भी नहीं जाता। फिर 5 का भी नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट में 5 नहीं है या 0 नहीं है। 6 का जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा, क्योंकि 6 का भाग उसी में जाता है जिसमें 2 और 3 का जाएगा, 2 और 3 का नहीं जा रहा, तो 6 का भी नहीं जाएगा। फिर 7 का देखते हैं, 7 सौ 7 49, 7 8 56, उसके बाद में 3 और 2 32, ये होगा 7 का 28, 4 9 7 7 49। फिर देंगे 7 का, तो 7 एकम 7, 7 2 14, 7 एकम 7। क्या इसमें 7 का जाएगा क्या? इसमें 7 का जाएगा क्या? नहीं जाएगा। इसमें जाएगा 11 का, क्योंकि ये 11 का वर्गमूल होता है। 11 एकम 11 को 11 से करेंगे 121, और फिर 11 का, तो ये आएगा। अब इसको लिख दो, रूट में क्या आएगा? 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 7 गुणा में 7 गुणा में 11 गुणा में 11, और 2 2 के जोड़े से बाहर निकाल दो एक एक संख्या। 2 बार निकलेगा, एक 3 बार निकलेगा, एक 7 निकलेगा, एक 11 निकलेगा। गुणा कर दो इनको, 11 7 77, 3 6 77, 410 हटा देगा ये 77 इंटू 6। समझ में आई क्या बात? या रिपीट करूं? कहां पर नहीं हुआ था? 121 पर या 7 पर? 847 पर अटके देंगे। ठीक है,
नमस्ते। गेट आराम से, आराम से वेट, आराम से। नोट कर लिया क्या? आगे बढ़े तो सबसे पहले लिखो भाजकता के नियम। वर्गमूल आगे कंटिन्यू करेंगे, पहले भाजकता के नियम लिख लेते हैं ताकि पता चल जाए भाग कैसे जाएगा और किस में जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल। पहला लिखो 2 से भाजकता। दो से भाजकता। इसमें लिखना यदि संख्या का इकाई अंक यदि संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित होगी। वह संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित होगी। एग्जाम्पल लिख लेना। जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 4 दिखाई दे वो संख्या हमेशा 2 से विभाजित हो जाएगी या 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। नोट कर लिया क्या? आगे लिखो 3 से भाजकता। तीन से भाजकता लिखो यदि संख्या के अंकों के यदि संख्या के अंकों के योगफल में 3 का पूरा पूरा भाग जाता हो तो वह संख्या 3 से पूर्णतया विभाजित होगी। एग्जाम्पल लिख लेना। नोट कर लिया गया? आगे लिखो 4 से भाजकता। चार से भाजकता देखो यदि संख्या के अंतिम 2 अंकों में यदि संख्या के
अंतिम दो अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग 4 का पूरा पूरा भाग जाता हो वह संख्या चार से पूर्णतया विभाजित होगी। रिपीट करूं, कर देता हूं। 4 से विभाजित का रूल लिखाया है कि यदि संख्या के अंतिम दो अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग जाता हो तो वह संख्या 4 से पूर्णतया विभाजित होगी। एग्जाम्पल लिख लो, 5 6 2 1 2 9 3 8 4 2 4। ये जो लिखा रहा हूं समझ में तो आ रहा है क्या? नहीं आया क्या? चलो बता देता हूं लिखाया क्या है। केवल लिखते जा रहे हो ना, जनगणना थोड़ी करनी है कोई शब्दों की, समझना ही है। देखो अगर लिख लिया तो एक बार ध्यान देना, 2 से भाज्यता का मतलब है जब 2 का भाग किसी संख्या में पूरा पूरा जाएगा तो कैसे पता चलेगा? मतलब जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 दिखाई दे वो संख्या है 2 से विभाजित पूरी पूरी हो जाएगी। तो ये अंत में 8 और 2 है, मतलब ये इनमें पूरा पूरा भाग 2 का जाएगा। फिर आगे मैंने लिखा है 3 से भाज्यता का नियम। इसमें लिखाया कि संख्या के अंकों का योग करो, अंकों के योग में अगर पूरा पूरा 3 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो यहाँ पर देखो एग्जांपल दिया मैंने, 7 + 8 कितना होता है 15, 15 और 2 कितना होता है 17, 17 और 3 20, 20 और 3 23 और 1 24, 24 में 3 का भाग पूरा पूरा करते हैं ना, 8 के 24 होते हैं। मतलब ये संख्या जो है पूर्णतया 3 से विभाजित होगी। उसके बाद मैंने लिखा है 4 से भाज्यता का नियम। 4 से भाज्य वही संख्या होगी जिनके अंतिम दो अंकों में 4 का भाग पूरा पूरा जाए। तो यहाँ पर अंतिम दो अंक 12 है, यहाँ पर अंतिम दो अंक 24 है। 12 में 4 का भाग जाता है, 24 में जाता है, इसका मतलब दोनों संख्याओं में भी 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। आगे लिखो 5 से भाज्यता। देखो यदि संख्या का इकाई अंक, क्या हुआ भाई, इतना खतरनाक बोलता हूं क्या मैं? हैं? देखो यदि संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतया विभाजित होगी। एग्जाम्पल लिख लेना, चाय वगैरह मंगवाई क्या? हाँ शारदा, आलस आ गया ना, बोर हो रही हो क्या? मैथ समझ में नहीं आती है, मैथ को तुम नहीं आते, ये बात है। खैर कोई बात नहीं। तो 5 से भाज्यता का नियम क्या है कि जिस संख्या के अंत में 5 या 0 दिखाई दे वो संख्या में 5 से पूरी पूरी भाज्य हो जाएगी। होगी क्या? ठीक है। तो इसके अंत में 5 है, इसके अंत में 0 है, बताइए दोनों संख्याएं जो है 5 से विभाज्य हो जाएगी। आगे लिखो 6 से भाज्यता। लिखना 6 से भाज्यता। लिखो यदि संख्या में 2 तथा 3 का, यदि संख्या में 2 तथा 3 का पूरा पूरा भाग जाता हो
तो वह संख्या छह से पूर्णतया विभाजित होगी। एग्जाम्पल लिख लेना। छह से भाज्यता में मैंने लिखाया कि कोई भी संख्या जो है 2 और 3 से विभाजित हो जाए तो वो 6 से भी विभाजित होगी। 6 के अगर अपने गुणनखंड करके देखें तो क्या आएगा, 2 इंटू 3 आएगा। मतलब अगर किसी संख्या में 2 का और 3 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा तो उसमें 6 का भी चला जाएगा। अब चेक करना पड़ेगा कि 2 का और 3 का जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो 2 का तो नियम सीधा है कि लास्ट में 2 0 2 4 6 8 दिखाई दे तो 2 का चला जाएगा। तो यहाँ पर 4 दिखाई दे रहा है, मतलब इसमें 2 का तो चला जाएगा। और 3 का चेक करना है तो अंकों को जोड़ो, जोड़ने पर अगर 3 का भाग जा रहा है तो इसमें 3 का भी चला जाएगा। तो देखो 2 और 1 3, 3 में जाएगा, फिर 7 और 2 9, 9 में जाएगा, 8 और 4 12, 12 में जाएगा। सारे जोड़ के इकट्ठे चेक करो तो एक एक जोड़ के 3 3 के भाग वाले चेक करो। ठीक है, कैलेंडर में करवाया था ना ऐसा, जोड़ जोड़ के भाग देना। देखो आगे 8 से भाज्यता, 7 नहीं लिखना, 7 का बड़ा खतरनाक रूल होता है, किसी समझ में नहीं आएगा। देखो 8 से भाज्यता होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन वो करवाऊंगा नहीं मैं, यही तो बात है। अरे 7 से भाज्यता का नियम जो है ना वो भाग देने से सिंपल नहीं है, मतलब भाग देने से हार्ड है वो नियम। मतलब इतना में अपने भाग दे के दे सकते, इतना बड़ा रूल है, तो इसलिए नहीं द्वारा। देखो 8 से भाज्यता, यदि संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 का पूरा पूरा भाग जाता हो, 8 का पूरा पूरा भाग जाता हो तो वह संख्या 8 से पूर्णतया विभाजित होगी। एग्जाम्पल लिख लेना। नोट कर लिया, देखना इधर। यदि कोई संख्या 8 से विभाजित होगी केवल और केवल तभी जब उसके अंतिम 3 अंकों में 8 का पूरा पूरा भाग जाए। तो चेक करो, क्या 248 में 8 का भाग जा रहा है क्या? 8 ये 24, फिर 8 एकम 8, मतलब 248 में जा रहा है। फिर यहां चेक करेंगे तो 7 8 56 है, फिर 4 0 8 पंजे 40 में भी जा रहा है। मतलब लास्ट के 3 डिजिट में 8 का भाग जाएगा तो 8 का भाग उस पूरी संख्या में भी जाएगा। आगे लिखो 9 से भाज्यता, ये समझ में आएगा 8 से भाज्यता का रूल। लिखो फिर 9 से भाज्यता। लिखो यदि संख्या के अंकों के योग में यदि संख्या के अंकों के योग में 9 का पूरा पूरा भाग जाता हो तो वह संख्या
9 से पूर्णतया विभाजित होगी। एग्जाम्पल लिख लेना 3 8 7 2 7 7 2 7 सामने लिखा हुआ है। देखना 9 से तभी विभाजित होगी संख्या जब उस संख्या के अंकों के योग में 9 का पूरा पूरा भाग जाए। तो 8 और 3 11, 11 और 7 18, 18 और 2 20 और 7 27, 27 में 9 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो इस संख्या में भी 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा।